हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रसायन विज्ञान के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी और लूसेंट बुक से बनाए हुए हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं तो उनके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिए? पहला क्वेश्चन दिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिए? रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लिवायसियर को। लिवायसियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो तो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सर्वप्रथम किसने कहा सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं? तो सबसे पहले कहा था कणाद ने। सबसे पहले किसने बताया था? कणाद जी ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए? पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है तो वो कौन सी होती है? ठोस अवस्था होती है। जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वो ठोस अवस्था होती है। जैसे लोहे की छड़ या लकड़ी की कुर्सी, मतलब इनका आकार भी निश्चित रहता है और आयतन भी निश्चित रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिए? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। तो जिसका आकार अनिश्चित रहता है और आयतन निश्चित होता है तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? हमारी द्रव अवस्था कहलाती है। वो कौन सी अवस्था कहलाती है? द्रव अवस्था। जैसे पानी या अल्कोहल या मिट्टी का तेल, ये क्या है? हमारे द्रव अवस्था में आते हैं जिनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन भर निश्चित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो जिसका आकार भी निश्चित न हो और आयतन भी निश्चित न हो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? हमारी गैस अवस्था कहलाती है। जैसे हवा हो गया या ऑक्सीजन हो गया, या कोई भी हम गैस ले ले तो कोई किस अवस्था में आती है? हमारी गैस अवस्था में आती है, जिनका ना तो आकार निश्चित रहता है और ना ही आयतन निश्चित रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए? तीनों भौतिक अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ। तो तीनों भौतिक अवस्था में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पानी। पानी पाया जाता है तीनों भौतिक अवस्थाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस में, मतलब गैस बन जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में न बदल के सीधे गैस में बदल जाता है तो क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिए? पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिए? पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिए? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं कहलाते हैं। तो जो निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। तो जो किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? मिश्रण। यदि निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या होगा? यौगिक कहलाएगा। यदि किसी भी अनुपात में मिला दें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। आप इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिए? पृथ्वी पर ऑक्सीजन तत्व कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन तत्व 46.6% पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिए, पृथ्वी पर सिलिकॉन कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो पृथ्वी पर सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर एल्यूमिनियम कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो पृथ्वी पर एल्यूमिनियम 8.13% पाया जाता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी और लूसेंट बुक से निकाले हुए हैं, जो भी पेपर में पूछे जाते हैं या जिनको पूछने की संभावना है। और जो भी व्यक्ति इस का पीडीएफ चाहते हैं तो वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिए होगा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिए, निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से बनता है। तो जब निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा समांग मिश्रण बनता है। जब अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, तो जब अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो कौन सा मिश्रण बनता है, हमारा विषमांग मिश्रण बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हमारे शरीर में ऑक्सीजन तत्व कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन तत्व 65% पाया जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन तत्व 65% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिए, हमारे शरीर में कार्बन तत्व कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो हमारे शरीर में कार्बन तत्व 18% पाया जाता है। और हमारे शरीर में लोहा कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है 0.005%। ये हमारे शरीर में इतने प्रतिशत लोहा पाया जाता है 0.005%। यदि हम बात करें कि पृथ्वी में कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है, तो पृथ्वी में पाया जाता है 5%। याद रखिए आप, पृथ्वी में 5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिए, जब दो द्रवों के कथन आंखों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है। तो किस विधि से अलग किया जाता है, आसवन विधि से अलग किया जाता है। यहाँ पे ये लिखा है कि जब दो द्रवों के ये क्या होगा, क्वथनांकों में होगा, क्वथन आंखें लिखा है पर लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है तो क्या उसे किस विधि से अलग करते हैं, आसवन विधि से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिए, हमारे शरीर में हाइड्रोजन तत्व कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो हमारे शरीर में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है 10%। हमारे शरीर में हाइड्रोजन तत्व 10% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिए, हमारे शरीर में नाइट्रोजन तत्व कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो हमारे शरीर में नाइट्रोजन तत्व कितने प्रतिशत पाया जाता है, 3% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है कहलाता है। तो जिस पर कोई द्रव जम जाता है तो वो ताप क्या कहलाता है, हमारा हिमांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है तो वो ताप क्या कहलाता है, हमारा हिमांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किसी पदार्थ का द्रवणांक बराबर होता है ... के। तो किसके बराबर होता है, द्रवणांक बराबर होता है हिमांक के। हिमांक के बराबर द्रवणांक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिए, अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ के हिमांक और द्रवणांक दोनों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो हिमांक और द्रवणांक क्या होता है, कम हो जाता है। हिमांक और द्रवणांक क्या होता है, कम हो जाता है अशुद्धियों के मिलाने से। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और कोई ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ाता नहीं है, केवल वही चीज़ पढ़ा देता है, मतलब सिंपली चीज पर। लेकिन आपको ऐसी तरीके से गहराई से सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, सब कुछ की परिभाषाएं पढ़नी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको मैं केवल डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता जा रहा हूँ इसी तरीके से क्वेश्चन बना बना के, फिर मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, एक एक, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने से क्या होता है, जिनका आयतन गलने से बढ़ता है। जिनका आयतन गलने से बढ़ जाता है तो उनके द्रवणांक पर दाब बढ़ाने से क्या होता है, द्रवणांक बढ़ जाता है। जैसे मोम और तांबा, जैसे मोम है और तांबा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर क्या होता है, घट जाता है। जिनका आयतन गलने पर क्या होता है,
घट जाता है। तो जिनका आयतन घटेगा तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ जाते हैं। हमें जैसे हो गए बर्फ और ढलुआ लोहा हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिए, किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है जिसे कहा जाता है। तो गलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। उसी ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घर पर आग आइसक्रीम जमाने के लिए नमक और बर्फ को किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो नमक और बर्फ को किस अनुपात में मिलाते हैं हम, 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं। 1:3 के अनुपात में जब हम नमक और बर्फ को मिलाते हैं तब हमारी आइसक्रीम जमती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नमक और बर्फ को 1:3 के अनुपात में मिलाने से मिश्रण का ताप हो जाता है। तो मिश्रण का ताप कितना, -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है जब हम नमक और बर्फ को 1:3 के अनुपात में मिला देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। द्रव से वास्तव में परिणत होने की क्रिया कहलाती है। तो द्रव से वाष्पन में होगा, वास्तव लिख गया है, वाष्पन में होगा। वाष्पन में परिणत होने की क्रिया क्या कहलाती है, हमारी वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वाष्पीकरण कितने प्रकार से होता है। तो वाष्पीकरण कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। वो भी कैसे, एक वाष्पन और एक क्वथन। वाष्पन और क्वथन, वाष्पीकरण 2 प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। जितना कम क्वथनांक होता है वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेज होती है, उतनी ही अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब द्रव का ताप अधिक होगा तो वाष्पन की क्रिया भी अधिक हो जाएगी, वाष्पन की क्रिया भी तेज हो जाती है जब द्रव का ताप अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितना अधिक क्षेत्रफल होगा वाष्पन उतनी तेजी से होगा। तो क्या होता है, जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतनी तेजी से वाष्पन होता है। मतलब क्या होता है, वाष्पन अधिक होता है, तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव उबल कर द्रव से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाए कहलाता है। तो जब कोई, मतलब उस ताप को बारे में बताना है जो द्रव उबाल कर द्रव से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाता है, तो वो कौन सा ताप कहलाता है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जिस पर क्या होता है, द्रव वाष्प में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हम दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ता है। जब भी हम क्या करेंगे, यदि अगर दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब के बढ़ने से वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब के बढ़ने से क्या होता है, वाष्पन की दर हमारी घट जाती है। वाष्पन की दर घट जाती है जब भी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब बढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो वो क्या कहलाता है, वह छोटा से छोटा तत्व हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तत्व तथा भौतिक का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो उसे हम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, हम अणु कहते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिए, दाब घटाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम दाब घटाते हैं तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, और यदि घटाएंगे तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45।
तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से जितना गुना भारी होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। जब क्या होता है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से जितना गुना अधिक होता है, हम उसे क्या कहते हैं, जितना गुना अधिक होता है उसे हम परमाणु भार कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46, एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो एक मोल में कितने अणु होते हैं? 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिए, मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था 1967 में। 1967 में स्वीकार किया गया था मोल को इकाई के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 49 के दिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या दिया है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और कहीं कहीं तो हमें लिखा मिल जाएगा कि किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी, आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं। तो गोल्डस्टीन ने की थी, पर लेकिन आपको यदि अगर विकल्प में दोनों मिलते हैं तो आप रदरफोर्ड को टिक करेंगे, नहीं तो आप जब रदरफोर्ड नहीं दिए होगा तब आप गोल्डस्टीन को टिक करेंगे, क्योंकि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, पर लेकिन प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले बताया था गोल्डस्टीन ने, इसीलिए किसी किसी बुक में खोजकर्ता के रूप में गोल्डस्टीन ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, न्यूट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। तो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को कौन प्रदर्शित करती है? मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, मुख्य क्वांटम संख्या। अब मैं बात करूं यदि यार मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को कौन प्रकट करता है? तो द्विगांशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को प्रकट करती है। अब मैं बात करूं कि द्विगांशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है द्विगांशी क्वांटम संख्या को। अगला क्वेश्चन नंबर 55, उप ऊर्जा स्तरों के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। तो उप ऊर्जा के कक्षकों को कौन प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा प्रदर्शित करती है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा चक्रण क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है, जिसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं बात करूं कि चक्रण क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, यह किसका नियम है? तो यह किसका नियम है? पाउली का अपवर्जन नियम है। पाउली के अपवर्जन नियम में बताया था कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। उन्होंने बताया था कि यदि अगर 3 क्वांटम संख्या समान भी हो गए तो चौथी क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त है, यह किसका नियम है? तो यह किसका नियम है? हुंड का नियम है। ये उन्होंने बताया था कि हुंड का नियम में उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब तक युग्मित नहीं होते हैं
जब तक कि उसमें रिक्त कक्षक रहते हैं। जब रिक्त कक्षक पूरी तरह से भर जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन युग्मित होना शुरू होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि हुंड कभी झुंड बना के नहीं चलता, पहले वो क्या करता है, पूरे रिक्त कक्षकों को भरता है, बाद में युग्मित होना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिए, किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है, यह किसका नियम है। तो ये किसका नियम है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उन्होंने कहा कि किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणुओं को कहते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, पर लेकिन द्रव्यमान हमारा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो जब परमाणु क्रमांक समान होगा तो हम उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, क्योंकि उनका स्थान समान होता है। जब परमाणु क्रमांक समान होता है तो उनका स्थान समान होगा, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, जब भी हमारा परमाणु क्रमांक समान होता है पर लेकिन हमारी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक समस्थानकों वाला तत्व। तो सबसे अधिक समस्थानकों वाला तत्व कौन सा है, पोलोनियम है। पोलोनियम सबसे अधिक समस्थानकों वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 के दिए, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं। तो जब समान परमाणु द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान समान हो पर लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तब ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। जब उनका द्रव्यमान समान होता है तो उनका क्या कहेंगे, हम समभारिक कहेंगे, पर लेकिन परमाणु क्रमांक उनका भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें कहते हैं। तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिए, परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें कहा जाता है। तो जब परमाणु और आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, मान लो Ni दी है, Ni का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ni में कितनी होती है, 10 होती है। अब मैं ले लूँ सोडियम आयन Na+ ले लूँ, तो इसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, Ne और Na को क्या कहते हैं, हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है। तो ये किसका नियम है, बायल का नियम है। बायल के नियम में बताया था कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता, यह किसका नियम है। तो ये चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स के नियम में कहा था कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिए, समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किसका नियम है। तो ये आवोगाद्रो का नियम है, आवोगाद्रो का नियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के अणु मतलब विभिन्न गैसों के एक अणु का आयतन कितना होता है। तो एक अणु का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या। तो 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या कितनी होती है, वही 1 मोल के बराबर होती है। 1 मोल के बराबर होती है, यानी 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं,
विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिए? नियत ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की अपेक्षिक गतियां उसके घनत्वों अथवा अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? तो यह किसका नियम है? ग्राहम का नियम है। ग्राहम का नियम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 के दिए तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह किसका नियम है? तो ये किसने कहा था? मेंडलीव का आवर्त नियम मेंडलीव ने कहा था। अपन जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाई तब उन्होंने क्या कहा था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम में बताया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे? तो कितने वर्ग थे? 9 वर्ग थे मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में। अब मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे? तो आवर्त 7 आवर्त थे मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके? मोसले के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? मोसले के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिए? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण उसके आवर्ती फलन होते हैं। तो किसके? परमाणु संख्या के, मतलब परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव जी ने जब अपनी आवर्त सारणी दी तो उन्होंने कहा परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जब मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी तो उन्होंने बताया कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। हमारा परमाणु आकार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्या दी है? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु आकार जब बाएं से दाएं जाते हैं किसी भी आवर्त में तो परमाणु आकार घटता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं किसी वर्ग में तो परमाणु आकार बढ़ता है। याद रखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। और जब रेलवे का एग्जाम होता है तो प्रत्येक सेट में एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिए कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत धनात्मकता हमारी क्या होती है? बढ़ती है। विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धनात्मकता बाएं से दाएं जाने पर किसी भी आवर्त में क्या होता है? घटती है। अब यदि यार किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ती है, और यदि यार किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो विद्युत धनात्मकता हमारी क्या होती है? घटती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, किसी भी मतलब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा हमारी क्या होती है? घटती है। आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयनन ऊर्जा घटती जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब विद्युत धनात्मकता किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ती है। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? जब किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है हमारी विद्युत ऋणात्मकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है हमारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिए? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या कितनी है? तो उपवर्गों सहित वर्गों की संख्या टोटल हो जाती है 18 हमारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिए? आधुनिक आवर्त सारणी
आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है, एक क्षार धातु होता है। क्योंकि पहले ही वर्ग में क्या होता है, हम क्षार धातुओं को रखते हैं। पहले ही वर्ग में हम क्या करते हैं, क्षार धातु रखे हुए हैं। तो क्या होता है, जब हम यहाँ से किसी भी आवर्त की शुरुआत करते हैं तो प्रथम तत्व उसका एक क्षार धातु होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 89 है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो अंतिम सदस्य क्या होता है, एक अक्रिय गैस होता है, आखिरी वाला। जब भी हम किसी आवर्त में जाते हैं तो आखिरी का तत्व कौन सा होता है, हमारा आवर्त वर्ग, ये वर्ग होता है हमारा अक्रिय गैसों का वर्ग। तो आखिरी तत्व कौन सा होगा, अक्रिय गैस होगा। पर लेकिन इसमें क्या होता है, प्रथम आवर्त में अपवाद रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। प्रथम आवर्त में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो वो हमारा अपवाद है कि प्रथम आवर्त में अंतिम सदस्य अक्रिय गैस नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है, 57 से 71 तक को क्या कहा जाता है, लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। लेंथेनाइट कहते हैं। जब हम, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्या कहते हैं, 57 से 71 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट की श्रेणी में लगते हैं, लेंथेनाइट कहते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 91, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से 103 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं, एक्टिनाइट तत्व श्रेणी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो जब किसी भी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयनन विभव कहते हैं, आयनन विभव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की, क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचता है उसे उस तत्व की कहते हैं, तो उसे उस तत्व की क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिए, अक्रिय गैसों का गलनांक कैसा होता है, तो अक्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिए, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, तो 4A के वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है, सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयनन ऊर्जा जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ जाती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये रहे रसायन विज्ञान के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने NCERT और लूसेंट बुक से लिए हुए थे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।